हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8 दैट इज़ कंट्रोलिंग। ठीक है, अब इसमें हम इससे पहले मैं 7 चैप्टर्स की वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रोलिंग जैसे कि आपको पता है इट इज़ अ मैनेजरल फंक्शन, मैनेजरल प्रोसेस का लास्ट पार्ट है कंट्रोलिंग, राइट। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किए थे जो मैनेजरल प्रोसेस में आ जाता है। मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने प्लानिंग किया था, देन उसके बाद हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग तक हमने पढ़ लिया। डायरेक्टिंग पे हमने गाइडलाइंस दे दी अपने एम्प्लॉयज़ को कि कैसे उन्हें काम करना है, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें लीड किया। नाउ जो लास्ट स्टेप आ जाता है मैनेजमेंट में वो आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोल करना है आपको, कैसे कंट्रोल करना है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviations to assure attainment of objectives according to plans। देखिए इसमें आप क्या करते हैं ना, आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, फिर उसे मेज़र करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और अगर उसमें कुछ डिफरेंस आता है फिर आप उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। अब आपने देखो इसमें यहाँ पे आपको लिखा है मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट, यानी आप मेज़र करते हो उस वर्क को अगेंस्ट द स्टैंडर्ड जो आपने प्री डिसाइड कर रखे हैं स्टैंडर्ड्स, और फिर उसमें कोई चेंज आता है तो आप करेक्शन ऑफ डेविएशन टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि जो भी कमी है आप उसे करेक्ट करते हो सो दैट आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सको। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में लिखा है कंट्रोलिंग इज़ वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें आपने स्टैंडर्ड सेट किए, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव स्टैंडर्ड्स, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से उसे मेज़र किया, करेक्टिव एक्शन लिए। ठीक है, सो कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, यानी जो आपने पहले स्टैंडर्ड सेट किए हैं। अब स्टैंडर्ड्स क्या हैं यहाँ पर, सपोज़ मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, और मैं एक पेन बनाती हूँ, राइट। सो जो पेन है उसमें उसकी प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लगेगी, उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, कैसी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह के मटेरियल या किस क्वालिटी का वो पेन बनेगा, ये मैंने प्री डिसाइड किया। ठीक है, मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इससे बिलो मुझे क्वालिटी नहीं चाहिए, ना ही इससे अबव चाहिए, राइट। अब जो एट प्रेजेंट मेरे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो पेन बनाएंगे, मैं उस पेन को जो एक्चुअल स्टैंडर्ड पेन मैंने सेट किए थे उससे कंपेयर करूँगी। अगर क्वालिटी सेम रही तो इट मीन्स वर्क अच्छा हो रहा है, तो मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर क्वालिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए तो मुझे उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे सो दैट हमारे जो स्टैंडर्ड्स अभी तक चलते आ रहे हैं हम उसी को मेंटेन रख सकें, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है कंट्रोलिंग की। बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो अगर सही तरीके से आप एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र नहीं करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि आपने जो डिसाइड करवाया है, जो प्लानिंग में डिसाइड हुआ है, काम बिल्कुल वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते। सो कंट्रोलिंग है तो ये श्योरिटी रहती है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब आपने एक बार जो स्टैंडर्ड बना लिए कि भाई इसी क्वालिटी का हमें पेन चाहिए, राइट। सो समटाइम्स चेंजिंग बिहेवियर या चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ ना आपको अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करना होता है। लेकिन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि अब टाइम आ गया कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करना है या अब आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि आप कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, एक एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम होता है, वही एक मैनेजर को गाइड कर पाता है कि यहाँ पर आपको अपने स्टैंडर्ड्स को सही करना है। ठीक है, आपको ये पता लगाना होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में ये चेंजेस आ चुके हैं और इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, इन चेंजेस के साथ डील करने के लिए आपको अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने हैं या लो करने हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में मेरे ही रेट पर दूसरा पेन अच्छी क्वालिटी में बिक रहा है, मेरा पेन का प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है, और मेरी वाली क्वालिटी एक है सेट है, और दूसरी कंपनी, दूसरा कॉम्पिटिटर 10 रुपये में उसी पेन की क्वालिटी मुझसे ज़्यादा अच्छी दे रहे हैं। सो
अगर मुझे मार्केट में रहना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने पेन की क्वालिटी को रेज करना हो, यानी मुझे अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने होंगे, ठीक है। सो यही है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सही तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, वेस्टेज नहीं होती है, क्योंकि आप लगातार मेज़र करते रहते हो, आप उनकी परफॉर्मेंस को, उनको देखते रहते हो कि हाँ जो जो स्टैंडर्ड्स हमें चाहिए वैसे ही मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। अगर टाइम टू टाइम एक एम्प्लॉय को ये मतलब मोटिवेशन मिलता रहे कि वो उसने उन्हीं स्टैंडर्ड्स की तय की हुई गुड्स बना रहा है जो कंपनी को चाहिए। एम्प्लॉयज़ को पहले से ही पता है कि हमें इसी स्टैंडर्ड को मैच करना है, और अगर उन्हें ये पता लगता है कि भाई हाँ हम सक्सीड हुए हैं उन स्टैंडर्ड्स को मैच करने में, हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जब सब काम प्री डिसाइड मैनर में चल रहा है तो कहीं ना कहीं ऑर्डर एंड डिसिप्लिन भी बना रहता है, प्लस एज अ मैनेजर आप क्लोजली चेक करते हो हर एक्टिविटीज़ एम्प्लॉय की, तो उससे भी वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन इन एक्शन बेसिकली यानी आपके काम में जो आपका वर्क है उसमें कोऑर्डिनेशन होती है ड्यू टू कंट्रोलिंग। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर गवर्निंग ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो आपने पहले से स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो गवर्न करते हैं हर एक डिपार्टमेंट एंड हर एक एम्प्लॉय को इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक को बताते हैं कि आपका ये काम है जो आपको इस पेस या इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो कहीं ना कहीं उनके काम में कोऑर्डिनेशन अपने आप बैठ जाती है, उन्हें किसी तरह की एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे स्टैंडर्ड्स ये सेट हैं और हमें इसी क्वालिटी का वर्क देना है, ठीक है। सो उनके पास उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी बैठती है। नाउ कम्स टू लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग कि कंट्रोलिंग की क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। देखो ये हमेशा इजी नहीं होता हर एम्प्लॉय के लिए या हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं उन्हें मैच करना, ठीक है। तो समटाइम्स ये हो जाता है कि वो स्टैंडर्ड्स को क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं, सो वहाँ पर कंट्रोलिंग फेल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हो हर अपने फैक्टर को, ठीक है, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं या जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हो इन सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो वहाँ पे भी आपकी कंट्रोलिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि आप एक्सटर्नल को चेंज नहीं कर सकते हो, उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया है तो आपको फुल्ली तरीके से अपने स्टैंडर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे काम नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं एक बाधा बन जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनको लगातार उनको देखा जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस लगातार कंट्रोल या मेज़र की जा रही है, सो कहीं ना कहीं ये रेजिस्ट करता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्टली अफेयर। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके लग जाते हैं, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर प्लस टाइम भी लगता है, सो ये कॉस्टली अफेयर भी है। फीचर्स क्या हैं कंट्रोलिंग के? फीचर्स आर नॉट एज डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। देखो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, सारे ही जितने मैनेजरल प्रोसेस हैं उन सब का पहला पॉइंट तो यही है कि गोल ओरिएंटेड है, यानी अगर इन्हें हम फॉलो करेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सो ये तो आप हर जगह लगा सकते हैं। सेकंड परवेसिव, दिस इज़ ऑल्सो कॉमन कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूस बेसिस पे चलता है, ठीक है। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक द परफॉर्मेंस अचीव बाय एम्प्लॉयज़, ठीक है। आप ये चेक करते हो कि एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो यानी आप उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे हो दोबारा कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो सही है या नहीं है, सो इसलिए कहा जाता है ये लुकिंग बैक द परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। अब एक बात बताओ, जो सिस्टम जो फंक्शन आपका पीछे देख रहा है यानी परफॉर्मेंस देख रहा है, लुकिंग बैक द परफॉर्मेंस, ठीक है, तो वो एक फंक्शन फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कैसे हो सकता है? अब फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन ऐसे होता है, देखो कंट्रोलिंग एज यू नो कि ये लास्ट स्टेप, ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ नहीं है। कंट्रोलिंग के बाद साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगी
और दोबारा कहाँ से शुरू हो जाएगी, दोबारा ये प्लानिंग से शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से जो कंट्रोलिंग से जो रिज़ल्ट निकले उनके बेसिस पे आप क्या बनाते हो, अपनी न्यू सेशन की प्लानिंग करते हो। कंट्रोलिंग के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। सपोज़ आपने कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, आपने एक प्लान बनाया, ठीक है, उस प्लान के स्टैंडर्ड जो भी आपने डिसाइड किया, एट द एंड कंट्रोलिंग में आपने ये निष्कर्ष निकाला कि नहीं, हमें अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई रखने चाहिए थे, या हमें इस बार अपना बजट थोड़ा लो रखना चाहिए था। ठीक है, वो सब आपको कब पता लगेगा, एट लास्ट, जब आप एनालाइज करोगे सारी चीज़ें, जब आप मेज़र करोगे सारी चीज़ें एक्चुअल परफॉर्मेंस से, राइट। तो वो सारी चीज़ें कंट्रोलिंग की आप ध्यान में रखोगे नेक्स्ट टाइम प्लानिंग करते वक्त कि हाँ भाई, ये चेंजेस हमें चाहिए नेक्स्ट सेशन के लिए, कि ये चीज़ें हमें थोड़ी इम्प्रूव करनी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है, क्योंकि ये आने वाले टाइम को भी गाइड कर रहा है। नेक्स्ट है, इट डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। कंट्रोलिंग प्लानिंग पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स अगर प्लानिंग, देखो, अगर आप पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ोगे तो आप लास्ट सीढ़ी पे भी नहीं जा सकते, राइट। पहले स्टेप पे नहीं हो तो लास्ट स्टेप पे भी नहीं जा सकते। तो वैसे ही जब तक प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोलिंग तो रोल में आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्शन ओरिएंटेड। बिल्कुल, ये आपको मतलब एक्शन ओरिएंटेड यानी वर्क करवाता है। ठीक है, जो एक्चुअल चाहिए आपको वैसा ही वर्क आपको करवाता है। नेक्स्ट है आपका, इट ब्रिंग बैक्स मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग। ठीक है, देखो इसमें सिंपल जो मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रोलिंग वापस कहाँ लेके जाता है, प्लानिंग पर लेकर जाता है। ठीक है, सो यही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाला ना इसमें गलत लिख दिया गया है, इट इज़ नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होता है, प्लानिंग होता है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 2 और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं एंड इनफैक्ट रीइंफोर्स ईच अदर इन द सेंस, एक दूसरे पे प्रभाव भी डालते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, प्लानिंग इज प्रीरिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। देखो, प्लानिंग अगर नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं होगी, राइट। प्लानिंग इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग ज़रूरी है कंट्रोलिंग के लिए। प्लानिंग सेट द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग में हम सेट करते हैं स्टैंडर्ड्स जिन्हें कंट्रोलिंग में हम मेज़र करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। इफ़ स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल। अगर हमने स्टैंडर्ड्स सेट ही नहीं किए होंगे तो मैनेजर्स कंट्रोल क्या करेंगे, किन स्टैंडर्ड्स को मेज़र करेंगे, उनके पास कंट्रोलिंग के लिए कुछ होगा ही नहीं, राइट। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग फुल्ली डिपेंड करती है किस पर, प्लानिंग पर। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। अब ये दूसरा पॉइंट आ जाता है, कंट्रोलिंग प्लानिंग पे डिपेंड है, बट अगर कंट्रोलिंग ना हो तो प्लानिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो, अगर मैंने एक प्लान बना लिया, ठीक है, और अगर मुझे उसका ये श्योरिटी नहीं मिलती कि वो कंप्लीट होगा, कि हमने जिस चीज़ को सोचकर प्लान बनाया है वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, तो उस प्लानिंग का मतलब ही क्या है। सो कंट्रोलिंग होगी, कंट्रोल अगर हम करेंगे, मैनेजर्स अपना परफॉर्मेंस देंगे वहाँ पर, तभी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। ठीक है, सो इट इज़ फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोल इज़ एक्सरसाइज। ठीक है, कंट्रोल होगा तभी प्लानिंग फ्रूटफुल साबित भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं, कंट्रोलिंग मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग। कंट्रोलिंग मेजर करता है प्लानिंग की इफेक्टिवनेस एंड हेल्प करता है इन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। जो भी उसमें कमियां होती हैं उसे वो सही करते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है, 1 वर्ड में बहुत बार पूछी जाती है, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग में हम आगे की तरफ देखते हैं एंड कंट्रोलिंग में हम प्रीवियस परफॉर्मेंस देखते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ की उन परफॉर्मेंस को देखते हैं जो वो परफॉर्म कर चुके हैं, फिर हम उन्हें एक्चुअल स्टैंडर्ड से मैच करते हैं, राइट। आ जाता है, ठीक है, प्लानिंग जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। प्लानिंग में आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग बनाते हो, लुक एडवांस में पॉलिसीज़ बनाते हो फ्यूचर के बेसिस पर। ठीक है, क्यों करते हो, सो दैट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का। ठीक, वहीं प्लानिंग जो आप फ्यूचर को देखकर की जा रही है, वहीं जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, वी लुक बैक द परफॉर्मेंस ऑलरेडी अचीव बाय द एम्प्लॉयज़। हम परफॉर्मेंस देखते हैं, वो परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और कंपेयर करते हैं उन्हें सेट स्टैंडर्ड से। ठीक है,
और जो भी उसमें चेंजेस होते हैं, डिफरेंस आता है दोनों को मेज़र करने में, उन्हें हम सही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं ये लाइन, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग सीधे इम्पैक्ट किस पे डालता है, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग पे या नेक्स्ट प्रोजेक्ट की प्लानिंग पे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, प्लानिंग से ही कंट्रोलिंग इफेक्टिव बनती है और कंट्रोलिंग इम्प्रूव करती है फ्यूचर प्लानिंग। देखो, प्लानिंग होगी तभी कंट्रोलिंग इफेक्टिव होगी, और अगर कंट्रोलिंग हम नहीं करेंगे तो हम फ्यूचर के प्लान्स को और अच्छा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें प्लानिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? कंट्रोलिंग। ठीक है, सो इसीलिए दोनों इंटर रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अगेन अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्या प्रोसेस है कंट्रोलिंग का? सबसे पहले तो आप क्या करोगे कंट्रोलिंग के लिए? जहाँ आप परफॉर्मेंस मेज़र कर रहे हो, तो मेज़र करने के लिए आपको पहले स्टैंडर्ड्स चाहिए, राइट? तो सबसे पहले आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करोगे कि भाई ये क्राइटेरिया या ये परफॉर्मेंस हमें चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड्स आप सेट करोगे ना, वो भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि अगर इन्वायरमेंट में चेंज आते हैं, कुछ चेंज हमें क्योंकि फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर में कोई चेंजेस आते हैं तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेंज कर सकें। तो पहला वर्क आपका क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि क्या स्टैंडर्ड्स आप तय करेंगे जिनके बेसिस पे आने वाली परफॉर्मेंसेस होंगी या मेज़र होंगी। अब सेकंड आ जाता है आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिए, अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे कि आपके एम्प्लॉयज़ कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करोगे। ठीक है, उन वहाँ के सैम्पल्स चेक करोगे, खुद ऑब्जर्व करोगे कि वो लोग कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड से मैच करने की कोशिश करोगे। आप फर्स्टली तो नॉर्मल बेसिस पे कंपैरिजन करोगे कि हाँ, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस वैसी ही हो भी रही है या नहीं। देन सेकंड थर्ड स्टेप आ जाता है आपका कंपेयरिंग। देन थर्ड स्टेप कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने जो आपकी स्टैंडर्ड सेट थे, ठीक है, और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, अब आपने इन्हें क्या किया? मेज़र किया कि क्या ये दोनों सेम लेवल पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और अगर सेम लेवल पर नहीं आ रहे हैं तो क्या रीज़न है इसका। ठीक है, सो कंपैरिजन विल रिवील डेविएशन बिटवीन एक्चुअल बेसिस एंड डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, यानी क्या उनमें चेंजेस हैं एक्चुअल में और डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस में। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस मैच कर जाती है स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो उसके बाद तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ भी सिचुएशन कंट्रोल में है, सब काम सही हो रहा है। अगर नहीं करती है तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एनालाइजिंग डेविएशंस, यानी जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आए। अब आप ये देखेंगे कि ये चेंजेस किस वजह से आए। ठीक है, द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स आर एक्सेस टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशंस। यहाँ पे आप दो पॉइंट्स देखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जब आप कंट्रोलिंग करने जाते हैं या कंट्रोल कर रहे हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ को या वर्क एरिया को, ठीक है, वहाँ पे आप सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। देखो, एज अ मैनेजर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप हर एक लेवल पर ध्यान दें। ठीक, अगर आप लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल हर परफॉर्मेंस या हर वर्क पर ध्यान देंगे तो इट मीन्स आप सारी जगह पर ध्यान नहीं दे सकते। ठीक है, सो ये कहा जाता है कि आपको फोकस सिर्फ उन एरियाज़ पे करना है जो इम्पॉर्टेंट हैं, की रिजल्ट एरिया, यानी जिनका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम सिर्फ उन्हीं सेलेक्टेड एरियाज़ पर कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, सो वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन्हें आप KRA कहते हैं, यानी की रिजल्ट एरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उन पर ध्यान देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये है कि भाई एक लाइन कहा जाता है कि आप अगर सारी चीज़ें कंट्रोल करने चाहोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अगर सारी चीज़ें अपने हाथ में लेना चाहोगे तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ये एक आप प्रिंसिपल मान के चलिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज़ ऑफन कॉल्ड एज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। ये माना जाता है इसमें दैट एन अटैम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोल नथिंग, यानी अगर आपने अटैम्प्ट किया कि आप सब चीज़ कंट्रोल कर लोगे तो इट मीन्स आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इन शॉर्ट ये कहा जाता है एवरीथिंग कैन नॉट बी कंट्रोल एट द सेम टाइम।
सो अगेन यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो एकदम ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं या जिनमें सबऑर्डिनेट्स डिसीजन ले सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, वो आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए और आप मेजर डिसीजंस लीजिए या मेजर लेवल पर आप कंट्रोलिंग कीजिए। ठीक है, सो ये कहा जाता है कि आप एनालाइज करेंगे, लेकिन किस तरीके से एनालाइज करेंगे, हर एरिया को एनालाइज नहीं करेंगे, सिर्फ की एरियाज़ को करेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें तो आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही। ठीक, नेक्स्ट आता है, अब आपने ये देख लिया, सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर ली, फिर आपने उन दोनों को कंपेयर कर लिया, फिर आपने ये भी देखा कि उनमें चेंजेस किस वजह से आए हैं। फिर जो चेंजेस आए हैं अब आप क्या करेंगे, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेंगे, उन्हें सही करने के लिए आप डिसीजन लेंगे। फाइनल स्टेप होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। यानी अगर हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसमें चेंज करने की, अगर जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल सेम जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आती है, बट अगर वो चेंज आती है सो हमें वहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे, करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे। ठीक, अब आ जाता है कंट्रोलिंग, हम किस तरीके से कंट्रोलिंग करें, किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे। सो टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग टेक्निक्स थी। जैसे पहले जो टेक्निक्स हम यूज़ करते थे उन्हें आप कहते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स, और आज के टाइम एट प्रेजेंट जो कंपनीज यूज़ करती हैं उन्हें हम कहते हैं मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक, अब ट्रेडिशनल टेक्निक्स सबसे पहले हम देखते हैं जो हम सबको पता होंगी मोस्टली। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एज अ मैनेजर आप हर तरफ पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे हो हर चीज़ों को। ठीक है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन यानी जब आप खुद जाके किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, उसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप एज अ मैनेजर आप हर जगह जाकर हर चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, कितना टाइम आप उसे ऑब्जर्व करोगे, सारा मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी छूट ही जाती थी, और प्लस हर तरह की जॉब में आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। राइट, सो पहला था पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स में आता है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में क्या है, ये होता था एवरेजेस, परसेंटेज, रेशो एंड कोरिलेशन की फॉर्म में। मैनेजर्स क्या करते थे, एवरेज, परसेंटेज और रेशो निकालते थे उन की एरियाज़ की जहाँ पर उन्हें कंट्रोलिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, फिर उन जो भी एवरेज और परसेंटेज निकलती थी उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते थे कि ये स्टैंडर्ड्स मैच हो रहे हैं नहीं। नेक्स्ट आता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या था, ये रिलेशनशिप है बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है ब्रेक इवन एनालिसिस का। कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, यहाँ रिलेशनशिप इन तीनों में है, यानी जितनी आप कॉस्ट लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, ये मैं ऐसे एक डायग्राम आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस का ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी जो जितनी आपने कॉस्ट लगाई, ठीक है, या जितना आपने रेवेन्यू उस पर अर्न किया। कॉस्ट होती है जो आपने पैसा लगाया एक प्रोडक्ट को बनाने में, रेवेन्यू जो आपने उस प्रोडक्ट से कमाया। ठीक है, सो कॉस्ट और रेवेन्यू जहाँ सेम लेवल पर आ जाते हैं वो आपका कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। यानी जितनी आपकी कॉस्ट लगी, सपोज आपकी 1 लाख की कॉस्ट लगी है और 1 लाख का ही रेवेन्यू है, तो क्या यहाँ कोई प्रॉफिट हुआ? नहीं, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, जितना लगाया सिर्फ उतना ही आया। ठीक है, तो वो ये देखते थे कि भाई दोनों जहाँ पर मैच हो गई, प्रॉफिट इसी के बाद आ जाएगा ना, यानी इसके बाद अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तभी प्रॉफिट आप अचीव कर पाओगे। तो वो ये चेक करते थे कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर आ चुका है। ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता था उसके बाद से वो मेज़र करते थे अपना प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट हमने जनरेट किया इस बार। ठीक है, नेक्स्ट आता था बजटरी कंट्रोल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप सब अपने घर में भी हम सभी करते हैं कि हम पहले से किसी चीज़ का कुछ काम न्यू अगर हम करने चाहते हैं, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में एक शादी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपके पेरेंट्स क्या करते हैं ना, एक बजट तैयार करते हैं कि कितने अमाउंट उसमें लगेगा हमारा। ठीक है, सब कैटरिंग का खर्चा है, टेंट का खर्चा है, या आपका
अदर जो ड्रेसेस वगैरह जिस चीज़ का भी खर्चा है, आप पहले एक बजट तैयार करते हो कि भाई इतने में हमने कैटरिंग करनी है, इतने में डेकोरेटर होना चाहिए, इतने में वो जगह बुक होनी चाहिए, राइट। तो आप इस तरह से बजट डिसाइड करते हो। फिर आप क्या कोशिश करते हो, जब आप एक्चुअली ये काम परफॉर्म करने जा रहे हो, जब आप एक्चुअली कैटरर को बुक करने जा रहे हो, तो आप उसी बजट के अंदर रहकर बुक करो उसे, ठीक है, उससे ऊपर ना जाए बजट। सपोज़ आपने ये डिसाइड किया कि जो कैटरिंग है वो 1 लाख में होनी चाहिए, तो आप यही कोशिश करोगे कि जो कैटरर मुझे मिले वो मुझे 1 लाख के बजट के अंदर ही बुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये ईजी रहता था कंपेयर करने में, ठीक। सो अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ बजट होते थे, हर एक्टिविटी के लिए अलग बजट ऑर्गेनाइजेशन में। सेल्स बजट, यानी सेल्स में इतना ही हमें कॉस्ट लगानी है। प्रोडक्शन बजट, मैन्युफैक्चरिंग में कितना लगना है, मटेरियल कितने का आना है। कैश बजट, कैपिटल बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। ये सारे बजट आप पहले ही बना लेते हो कि हमें इन फ्यूचर, अगर हमने सेल्स बजट 10 लाख का बनाया है तो इन फ्यूचर हमें उतना ही अचीव करना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, एडवांटेज क्या होते थे बजटिंग के। हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता था। जैसे कि मैंने बताया, ये पॉइंट तो आप कहीं भी लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। एडवांटेज में, लिमिटेशंस में मत लिख देना। सो सेकंड है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक मोटिवेशन रहता है, अगर उन्हें पता लगता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो उसी बजट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो बजट उन्हें मिला है, उन्हें उसके लिए उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना पड़ा, वो विद इन द बजट अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक तरह का मोटिवेशन उन्हें मिलता है। नेक्स्ट है, हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जितने रिसोर्सेज थे आप उसी के अकॉर्डिंग बजट बनाओगे, और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस उसी बजट को ध्यान में रख के करते हो तो यानी आप फुल्ली यूटिलाइज़ कर रहे हो अपने रिसोर्सेज का, ठीक है, ना तो वो वेस्ट हो रहे हैं और ना ही ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हर एक के पास सेट बजट है, ठीक है, हर एक को पहले ही चीज़ें अलॉट हो गई हैं उस बजट के अकॉर्डिंग, तो डिपार्टमेंट्स में अच्छी कोऑर्डिनेशन भी होती है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं अब मॉडर्न टेक्निक्स, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। फर्स्ट वन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, जो एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही होता है कि हमें उससे कुछ रिटर्न में मिले। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले में हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, राइट, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि हम जितनी कैसी जगह हम इन्वेस्ट करें। सपोज़ एक ये जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है, ठीक है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं इन तीनों में से कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, इसमें करूँ, इसमें करूँ या इसमें करूँ। मैं क्या चेक करूँगी कि भाई इसमें मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। 10, सपोज मेरे पास 10 लाख है, यहाँ सारी जगह मुझे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है और यहाँ मुझे 1 लाख मिलेगा इन रिटर्न, यानी टोटल मुझे एट दी एंड 11 लाख मिलेंगे। यहाँ मुझे 4 लाख मिलेगा, यहाँ ना टोटल एट दी एंड मुझे कितने मिलेंगे, 14 लाख। और यहाँ मुझे मिलेंगे 5 लाख, यानी टोटल एट दी एंड मुझे कितने मिलेंगे, यहाँ 15 लाख। तो मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, नो डाउट मुझे यहाँ करनी चाहिए जहाँ मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पे देख भी लेते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ टेक्निक विच प्रोवाइड द बेसिक यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग वेदर और नॉट इन्वेस्टेड कैपिटल हैज़ बीन यूज इफेक्टिवली फॉर जनरेटिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न। यानी जो आपने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो भी रही है या नहीं, यानी उससे रीज़नेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न हमें मिल भी रहा है या नहीं, ठीक। नेक्स्ट है आपका रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में आप क्या करते हो ना, आप चेक करते हो कि आपकी कंपनी की कितनी क्षमता है। आप क्षमता मैनेज करते हो, मतलब मेज़र करते हो उससे कि कंपनी के पास कितनी करंट असेट्स, कितनी लायबिलिटीज़, कितनी टोटल असेट्स हैं, या कितना डेट है, या डेट इक्विटी कितना है उनके पास, ठीक है। ये सब वो रेशो में मेज़र करते हैं कि कंपनी के पास डेट कितना है और इक्विटी कितना है, इन दोनों की रेशो निकाली जाती है। या कंपनी के पास करंट असेट्स कितनी हैं और करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं, इन दोनों की रेशो मेज़र की जाती है। देखो, अगर मेरे पास करंट लायबिलिटीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू करंट असेट्स, तो मेरी कंपनी फ़ायदे में है या लॉस में है,
करंट लायबिलिटीज़ कम है और करंट असेट्स ज़्यादा, तो मेरी कंपनी प्रॉफिट में है, ठीक है। तो हम इसी तरह इनकी रेशोज़ निकालते हैं। ये आप 12th की अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। तो अभी आप यहाँ इतना ही पढ़िए कि यहाँ पर हम जो रेशोज़ मेज़र करते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मेज़र करने के लिए कि हाँ कितना हमारी कंपनी की क्षमता है, कितनी हमारी कंपनी के पास अभी कैश है, कितनी असेट्स हैं, कितनी डेब्ट है, कितनी इक्विटी है, ठीक है। सो रेशो के 4 टाइप्स हैं, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एंड टर्नओवर रेशो। ये चारों हम मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये बहुत ही न्यूली कॉन्सेप्ट है जो पहले तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में एज द नेम सजेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किस एक पर्सन के या एक पर्सन ने एक डिपार्टमेंट के ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भाई इस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। यानी इस प्रोजेक्ट में अगर रेवेन्यू लॉस होता है तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो और प्रॉफिट होता है तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी उनके ऊपर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। इसमें पहला है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर इज अ सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच अ मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है। कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर वो सेगमेंट है जहाँ का जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। अब कॉस्ट सेंटर यानी आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही मतलब मटेरियल लेकर आएगा जो आपके पास लगेगा, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना मटेरियल यूज़ कर रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो वेस्ट ना करे रिसोर्सेज को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है कि वो उतना ही मटेरियल मंगाए जितने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों के लिए कॉस्ट सेंटर यानी कितना एक्सपेंस हमारा लग गया है प्रोडक्शन में, तो उसके लिए वही सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल देखो आप, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती किसकी? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अच्छा, कंपनी में रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा जब आप सेल्स करेंगे। देखो आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बना लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने बना लिए, ठीक है। अब ये आपकी कंपनी के अंदर रखे हुए हैं, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग की, आपने कॉस्ट भी बचा ली, उसमें आपने रिसोर्सेज भी अच्छे से यूटिलाइज़ किए, लेकिन अभी तक ये कंपनी के अंदर ही हैं। कंपनी के अंदर रहे क्या ये आपको प्रॉफिट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जब तक ये कंपनी के बाहर नहीं जाएंगे, जब तक इनकी सेल्स नहीं होगी। सेल्स कैसे होगी? जब मार्केटिंग होगी इनकी, ठीक है। तो यही इसका एग्जांपल है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर इज अ सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हुज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, यानी प्रॉफिट सेंटर का जो मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों ही चीज़ों के लिए, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, यानी कितनी कॉस्ट लग रही है और कितना रेवेन्यू आ रहा है। देखो कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो भी हमें प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, ठीक है, या रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होंगे तो भी हमें प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। हमें ऐसा करना होगा कि हमारी कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यू हमें अचीव हो, ठीक है, तभी हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रॉफिट सेंटर का जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों के लिए, ठीक। तो यहाँ पे एग्जांपल है रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट सेंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स इस सेंटर को एनालाइज करना पड़ेगा हर चीज़ कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है, इसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। सो ये थे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट। ऑडिट होता है कि आप चेक कर रहे हो, ठीक है, परफॉर्मेंस मेज़र कर रहे हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये वर्ड है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल,
सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपने एक पर्सन हायर किया, आप कंपनी के अंदर से भी उसे बोल सकते हैं या कोई आप बाहर भी किसी इंस्टीट्यूशन से हायर कर सकते हैं एक पर्सन जो आपके मैनेजमेंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करेगा कि सही तरीके से मैनेजमेंट हो रही है या नहीं। और अगर मैनेजमेंट सही तरीके से होगी तो यानी आप सही तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो वो मैनेजमेंट को चेक करते हैं कि मैनेजमेंट सही तरीके से हो रही है या नहीं। इसके लिए जो भी पर्सन होता है वो विद इन द कंपनी भी आप हायर ले सकते हो, किसी भी एक पर्सन को अलॉट कर सकते हो या फिर बाहर इंस्टीट्यूशन से भी इसी को हायर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका PERT एंड CPM। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि अच्छा ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले ये इतने यूज़ में नहीं थे, ठीक है। सो PERT की फुल फॉर्म 1 मार्क में इन दोनों की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार, ठीक है। सो PERT की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। इसके फुल फॉर्म से ही आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं। प्रोग्राम इवैल्यूएशन, ठीक है, आप किसी प्रोग्राम को इवैल्यूएट कर रहे हैं एंड रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो किसी प्रोग्राम को इवैल्यूएट एंड रिव्यू करने की टेक्निक आपको ये कहलाती है PERT, ठीक है। CPM क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, इसकी दोनों की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्या है। देखो ये जो है ना इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं टू प्लान, शेड्यूल एंड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो आपने पहले कभी किए ही नहीं हैं या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो करे तो हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं, उन्हें इवैल्यूएट करने के लिए हम इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हैं। इन दोनों These techniques are especially useful for planning, scheduling and implementing time-bound projects involving performance of variety of complex, diverse and interrelated activities। ठीक है, ये टेक्निक्स ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दूँ। देखो PERT कहाँ यूज़ होता है? मोस्टली PERT यूज़ होगा आपका उन प्रोजेक्ट्स में जिनके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं रीसेंट एग्जांपल दूँ तो जो हमारे साइंटिस्ट इस टाइम पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहा है। किस पर? कोरोना की वैक्सीन पर। सब किस में लगे हुए हैं? कोरोना वैक्सीन बनाने हुए, राइट। लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब तक चलेगा, कितने टाइम तक चलेगा, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन हमें उसके ऊपर उस काम को करना ज़रूरी है, राइट। करना भी इम्पॉर्टेंट है और हमें ये भी नहीं पता कितने टाइम में होगा, तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हम दूसरे सिमिलर प्रोजेक्ट से उसे कंपेयर करते हुए एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने टाइम में लगेगा या इतना बजट इसमें लग जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पर बताते हैं कि हाँ इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इतना इसमें कॉस्ट लगेगी, ठीक है। PERT में CPM क्या होता है? CPM मोस्टली यूज़ किया जाता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ठीक है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पर आपको ये तो पता है कि कितना टाइम लगेगा क्योंकि आप वो पहले परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन आप फिर भी क्योंकि उसमें बजट बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो है ना रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए कि आप बताते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। तो ज़्यादातर ये यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन जब आप करते हो किस किस का, डैम बनाते हैं या बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उनमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है एंड दे आर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, नो डाउट, ठीक है। तो उसके लिए उनकी परफॉर्मेंस के लिए हम CPM का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS भी कहा जाता है, इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है कि MIS की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कैसा है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, सपोर्ट करता है फॉर इफेक्टिव मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग।
ये आपको सिस्टम आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है सो दैट मैनेजर एक अच्छा डिसीजन ले सके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग टेक्निक कही जाती है, ठीक है। अब क्या इसके एडवांटेज होते हैं मैनेजर को? फैसिलिटेट कलेक्शन मैनेजमेंट एंड डिससेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास सारे तरह की इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है तो यानी आप प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हो इसकी मदद से ऑल लेवल्स पर, ठीक है। क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड रिड्यूस करता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यानी वही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है जो नेसेसरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती जिसमें से आधी आपके लिए यूज़फुल ही नहीं है, ठीक है। सो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है, ओवरलोड नहीं करता आपको इन्फॉर्मेशन से। सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम से ही आप इसे याद रखिए कि भैया आपको सारी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो दैट आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें, इफेक्टिव मैनेजरल डिसीजन मेकिंग हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।